लेट अस स्टार्ट बेटा। लास्ट टाइम मैंने पहले मैं अब आगे कराऊंगा, लास्ट में वो उसके कॉन्सेप्चुअल्स के डाउट्स ले लूंगा क्लास जब एंड होने लगेगी। सबसे पहले हम लोग आगे करेंगे आज के हमारे टॉपिक्स में। लास्ट टाइम मैंने आपको डायपोल की फील्ड्स के बारे में कराया था। डायपोल की फील्ड में एक्सियल लाइन हमने किया था, इक्वेटोरियल लाइन किया था और एक एनी पॉइंट किया था। मैंने बता दिया था एनी पॉइंट वाला आपके सीबीएसई सिलेबस में नहीं है, एक्सियल और इक्वेटोरियल ये दो हैं आपके सीबीएसई सिलेबस में। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आता है उसका नाम है डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम डायपोल की सारे सिचुएशंस करेंगे। दो सिचुएशंस हम ऑलरेडी डायपोल के कर चुके हैं, अब तीसरा सिचुएशन अब हम करेंगे डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल बहुत इंपॉर्टेंट है, सब सामने ध्यान दोगे। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने क्या बताया था, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप रिप्रेजेंट करते हो बाय इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस। याद है ये बात? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप रिप्रेजेंट करते हो बाय इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस, बराबर बराबर डिस्टेंस वाली पैरेलल लाइन से। सो आपके पास ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल है किसी एंगल पे। डायपोल पे दो चार्जेस होते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू, पहले समझोगे, कॉपी का काम बाद में होगा। दो चार्जेस होते हैं डायपोल पे, वन इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड द अदर वन इज अ नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैंने ई मान ली। डायपोल पे जो फोर्स लगती है, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहां लगती है? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कहां होती है? इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फील्ड। तो जो प्लस क्यू चार्ज है उस पे फोर्स कहां होगी? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो ये फोर्स हो गई राइट साइड पे क्यू ई, और नेगेटिव चार्ज पे पीछे की तरफ माइनस क्यू ई। इस स्टेप तक किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो फोर्स हो गई प्लस क्यू ई। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फील्ड, तो फोर्स हो गई माइनस क्यू ई। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बोलिए। नाउ सिंस these forces are equal and opposite, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, इक्वल एंड अपोजिट है, देयरफॉर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन डायपोल इज जीरो। डायपोल पे नेट फोर्स क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, क्योंकि एक फोर्स है प्लस क्यू ई, दूसरी फोर्स है माइनस क्यू ई, तो ओवरऑल फोर्स क्या होगी? जीरो। देयरफॉर देयर विल बी नो लीनियर मोशन ऑफ द डायपोल। डायपोल का कोई लीनियर मोशन नहीं होगा। रोटेटरी का भी देखते हैं, लीनियर मोशन नहीं होगा, क्योंकि लीनियर मोशन होने के लिए नेट फोर्स चाहिए। क्या इस पूरी बातों में यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बोलिए। आगे देखते हैं। अब दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है 2a, और ये डायपोल बना रहा है थीटा एंगल। दोनों फोर्सेस के बीच में कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। सो सिंस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दीज फोर्सेस इज डिफरेंट, हेंस टॉर्क विल एक्ट। लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, एक फोर्स है राइट इस तरफ, एक फोर्स है इस तरफ, तो ये इसे रोटेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। दो जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होती हैं, हैविंग सम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, दे फॉर्म अ कपल। सो दीज फोर्सेस फॉर्म अ कपल। कपल का फॉर्मूला लिख रहा हूं, 11th का शायद आपको ध्यान ना हो। फॉर्मूला होता है टॉर्क ड्यू टू कपल
फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। अब जरा यहां ध्यान दीजिए। Okay, I found it. आपके पास एक फोर्स है इधर, एक फोर्स थी इधर, ये फोर्स थी प्लस क्यू ई, ये फोर्स थी माइनस क्यू ई। दोनों के बीच में ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस वन, लाइन ऑफ एक्शन के बीच में। ये थीटा एंगल, ये 2a, तो ये हो गया 2a साइन थीटा। इस स्टेप में कोई डाउट? इस स्टेप पे कोई डाउट? दोनों फोर्सेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? 2a साइन थीटा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स क्यू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 2a साइन थीटा। q इंटू 2a होता है डायपोल मोमेंट, तो पीई साइन थीटा। तो टॉर्क वेक्टर फॉर्म में कितना आ गया? p क्रॉस e। ए बी साइन थीटा क्या होता है? a क्रॉस b। यहां तक कोई डाउट? समझ में आ गया सबको? इजी था ये डेरिवेशन? किसी को कुछ पूछना है यहां तक तो बोलिए। No, sir. प्लीज पहले यहां तक कॉपी कीजिए। डन? No, sir. Yes, sir. समझ में आ गया? अच्छा, अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ना होती तो क्या होता? चलो पहले लिख लो फिर डिस्कस करते हैं। सर तो दोनों फोर्सेस डिफरेंट होती हैं। हाँ, तो लीनियर मोशन भी होता। कर लो, अभी लिख लो, फिर इसको भी डिस्कस करते हैं। हो गया कॉपी बेटा? Yes, sir. ओके, आगे देखते हैं। So 1 6. ओके 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 ओके, डू इट। कर लो कर लो कर लो।
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती, इज नॉन यूनिफॉर्म, then net force will also act on dipole. Hence dipole will have linear and rotational motion. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, जो भी मैंने पहले केस लिया था उसमें लीनियर मोशन नहीं था, सिर्फ रोटेटरी इफेक्ट था, टॉर्क लगती तो डायपोल रोटेट करता। बट अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होती तो रोटेटरी इफेक्ट तो होता ही होता, टॉर्क तो एक्ट करती, बट नेट फोर्स जीरो ना होती, जिसकी वजह से लीनियर मोशन भी होता। तो लीनियर मोशन भी होता और रोटेटरी मोशन भी होता। तो सपोज मेरे को बोला कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, मुझे चेक करना है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। मैं एक डायपोल रख दूंगा उसको एंगल पे, अगर सिर्फ रोटेट करता है आगे नहीं जाता तो वो फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म फील्ड है। अगर वो रोटेशन के साथ आगे भी जाएगा तो इसका मतलब फील्ड क्या हो गई, नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर, सबको समझ में आ गई बात? प्लीज ये पॉइंट भी लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप डायपोल को स्लाइटली रोटेट करते हो, अब एक डायपोल ऑलरेडी एंगल पे है, अगर आप उसे रोटेट करोगे जबरदस्ती टॉर्क के अगेंस्ट तो आपको वर्क करना पड़ेगा। सो इफ डायपोल इज रोटेटेड अगेंस्ट टॉर्क, वर्क मस्ट बी डन, कार्य करना पड़ेगा। वर्क डन क्या होता है? जब आप लीनियर मोशन की बात करते हो, लीनियर मोशन में वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पता है सबको? जब भी लीनियर मोशन होगा तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब रोटेटरी इफेक्ट होता है तो वर्क डन होता है टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फॉर्मूलाज को चेंज कर दोगे, फोर्स की जगह क्या यूज होगा, टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या यूज होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन आप क्या यूज करोगे, टाउ डी थीटा, टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क का फॉर्मूला है पीई साइन थीटा, डी थीटा साथ में, ये हो गया वर्क डन। टोटल वर्क आपको निकालना है, इंटीग्रेट कर दो, साइन थीटा डी थीटा। मान लिया इनिशियली डायपोल थीटा 1 एंगल पे, बाद में थीटा 2 एंगल पे। सो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो ये हो गया पीई इंटू माइनस कॉस थीटा, लिमिट थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो माइनस बाहर, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। इस पे बेस बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में। माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये वर्क डन है अगर आपको किसी डायपोल को रोटेट करना है तो। क्लियर, समझ में आ गया सबको? आकाश, दिलीशा, दिशा, किसी को Yes, sir. किसी को डाउट है यहां तक तो बोलिए, प्लीज कॉपी कीजिए यहां तक।
चलें आगे। Yes, sir. इसका अब केस लेते हैं। इफ θ2 is θ and θ1 is 90 डिग्री, इनिशियली डाइपोल राइट एंगल पे है, उसको मैं किसी एंगल पे लेकर आ गया, तब वर्क डन कितना होगा? माइनस पीई कॉस थीटा माइनस कॉस 90, कॉस 90 होता है 0, तो वर्क हो गया माइनस पीई कॉस थीटा विच इज माइनस पी डॉट ई। ये हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल का फॉर्मूला। एक मिनट थोड़ा नीचे लिख देता हूं, माइनस पी डॉट ई, ये कहलाता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। सो तीन मेन फॉर्मूलाज है इसमें। सबसे पहला टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल, उसका फॉर्मूला क्या है? P क्रॉस E। दूसरा फॉर्मूला वर्क डन, अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर एंगल से दूसरे एंगल पे लेके जाना है तब वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? माइनस पीई कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। और तीसरा फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। किसी भी पॉइंट पे अगर डाइपोल है, आपको देखना है उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस पी डॉट ई। इतना लिखिए। अब इसको और इलैबोरेट कर रहा हूं मैं, पहले लिख लीजिए। डन। इस पूरी कहानी को समझने के लिए, और ज्यादा समझने के लिए जरा ध्यान दीजिए। हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल। डाइपोल के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल्स बहुत आते हैं इस पे बेस्ड। डाइपोल का इक्विलिब्रियम। अब मुझे एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? बॉडी पे नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क भी 0। ओवरऑल इक्विलिब्रियम तो यही होगा। लीनियर इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स 0, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए नेट टॉर्क 0। तो लीनियर इक्विलिब्रियम तो ऑलवेज है, क्योंकि नेट फोर्स तो ऑलवेज 0 है। तो आप बोलोगे डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड is always in linear equilibrium, क्योंकि फोर्स क्या है? 0। इतनी बात तो क्लियर। दूसरा सेकंड पॉइंट, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम torque acting on the dipole must be 0। अगर आपको रोटेशनल इक्विलिब्रियम चाहिए तो टॉर्क कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। अब टॉर्क 0 कब होगी? टॉर्क 0 होने का मतलब पीई साइन थीटा की वैल्यू 0। पीई साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होगी? जब साइन थीटा 0 होगा। साइन थीटा 0 कब होगा? जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी या 180 डिग्री होगी। यस और नो? साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। इस स्टेप तक किसी को दिक्कत? यहां तक सबको समझ में आ गया? Yes, sir. हिमनेश, Yes, sir. हिमनेश, मौली, Yes, sir. नमन, श्रेया। Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now if theta is 0 degree और 180 degree, I said torque is 0। अब जरा ध्यान से सुनिए, कॉपी का काम टाइम दूंगा, प्लीज ध्यान से समझिए। पहले थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री, तो दो केस बने। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, ध्यान दीजिएगा,
थीटा जीरो, थीटा है किसके बीच में? डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। थीटा 0 डिग्री होने का मतलब टॉर्क हो गया 0, पोटेंशियल एनर्जी हो गई माइनस पीई कॉस 0 विच इज माइनस पीई, सो एनर्जी इज मिनिमम, एनर्जी सबसे कम है। सिचुएशन कैसी है? सिचुएशन ऐसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल, ई और डायपोल मोमेंट माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट साइड पे, डायपोल मोमेंट भी राइट साइड पे, दोनों पैरेलल वेक्टर्स हो गए। पैरेलल वेक्टर्स होने का मतलब क्या हुआ? पैरेलल वेक्टर्स होने का मतलब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है। तो ये सिचुएशन हुई, इसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों? दो तरीकों से एक्सप्लेन करता हूं। पहला केमिस्ट्री वाला मेथड। केमिस्ट्री में आपने एक चीज पढ़ी है, क्या पढ़ा है केमिस्ट्री में? कि अगर किसी सिस्टम की एनर्जी मैक्सिमम हो तो वो अनस्टेबल होता है, किसी सिस्टम की एनर्जी मिनिमम हो तो वो स्टेबल होता है। तो यहां पे एनर्जी क्या है? मिनिमम, तो ये बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। बट फिजिक्स में मैंने आपको एक तरीके से बताया था स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, कि इफ अ बॉडी इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन and it tries to come back to equilibrium, then the equilibrium is known as stable equilibrium. ध्यान है ये बात सबको? And if it moves further away from equilibrium, then the equilibrium is known as unstable equilibrium. ये दो बातें याद है आपको? सबको ध्यान है ये बात? अब हम स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों है, ध्यान दीजिएगा। सपोज मैं इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करता हूं, मैं इसको एक एंगल पे ले आता हूं, यहां दोबारा बना रहा हूं डायग्राम। ये डायपोल इनिशियली यहां था, माइनस क्यू प्लस क्यू, मैंने इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया, तो प्लस क्यू पे फोर्स हो गई राइट साइड पे, माइनस क्यू पे फोर्स हो गई लेफ्ट साइड पे। तो ये इसे वापस रोटेटरी टॉर्क देके वापस धक्का देगा कि नहीं देगा? सो इफ इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, इट इज पुश्ड बैक टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, सो दिस इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आई सबको बात? सही समझ नहीं आ रहा। देखो ये डायपोल है, पहले सीधा था, मैंने स्लाइटली ऊपर किया तो एक फोर्स लग रही है इधर, दूसरी इधर, तो ये इसको रोटेटरी इफेक्ट डाल के वापस नीचे धक्का दे रही है कि नहीं दे रही? देख ध्यान से सोच। डायग्राम जो मैंने बाद वाला बनाया पिंक और येलो से, उसको देख, पहले सीधा है डायपोल, बाद में डायपोल को मैंने अगर एंगल पे करता हूं तो उस पे जो टॉर्क है वो उसे वापस रोटेटरी इफेक्ट देके इक्विलिब्रियम की तरफ लाएगी कि नहीं लाएगी? ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ? स्टेबल इक्विलिब्रियम। सबको बात क्लियर है? ये प्रथम, सना, यस सर। यश, सर एक बार वहां समझा दीजिए सर। टॉर्क इक्वल टू 0 टॉर्क तो 0 हो गई ना जब वो पैरेलल है तो। सर उसके नीचे वाला लाइन सर। ये चीज या ये चीज? नहीं सर, ऊपर P इक्वल टू माइनस पी कॉस 0। वो पीई नहीं है यार, पोटेंशियल एनर्जी है, यू से रिप्रेजेंट कर देता हूं। मैंने पीई लिख दिया, आपको शायद इसलिए कंफ्यूजन हुई। ये पोटेंशियल एनर्जी है, पीई लिख दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म, वो पी इंटू ई नहीं है, वो पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, अब ठीक है, यही दिक्कत आ रही थी। यस हाँ, वो पोटेंशियल एनर्जी से पी मैंने शॉर्ट में लिख दिया, अब कंफ्यूजन इसलिए हो गई। सो पोटेंशियल एनर्जी, ये तो समझ में आ गया ना कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, रोटेटरी इफेक्ट उसे वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लाएगा। यस सबको क्लियर है? Yes, sir. हरगुन, ऋत्विक, Yes, sir. ओके, अब ध्यान दीजिए। सो ये रोटेटरी इफेक्ट इसे वापस लाएगा। अब इस रोटेशन का इफेक्ट अगर वापस आएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आपने एक और चीज पढ़ी थी कि एसएचएम होता है, बिल्कुल होगा एसएचएम। इसमें रिस्टोरिंग टॉर्क जो एक्ट कर रही है वो कितनी हो जाएगी? माइनस पीई साइन थीटा। माइनस साइन क्यों? क्योंकि टॉर्क है रिस्टोरिंग, तो कितनी टॉर्क हुई? माइनस पीई साइन थीटा। अगर थीटा छोटा हो
तो साइन थीटा को आप थीटा लिख सकते हो। सो रिस्टोरिंग टॉर्क हो गई माइनस पीई थीटा। सो टॉर्क प्लस पीई थीटा इक्वल टू 0। टॉर्क का फॉर्मूला कक्षा 11 में आपने पढ़ा है आई अल्फा। कौन सा फॉर्मूला यूज किया? टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। आई क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अल्फा क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा की वैल्यू होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आई डी बाई डी टी ऑफ थीटा इंटू आई प्लस पीई थीटा इक्वल टू 0। सो डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट प्लस पीई बाय आई, पूरी इक्वेशन को आई से डिवाइड कर दिया, इक्वल टू 0। क्या स्टेप्स देखो, किसी भी स्टेप में आपको दिक्कत लगती है तो बोलो अभी। पहले मैंने क्या किया? टॉर्क एक दोबारा समझ लो। टॉर्क का फॉर्मूला लगाया माइनस पीई साइन थीटा। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि रिस्टोर कर रही है, वो उसे वापस बुला रही है। सो टॉर्क हो गया माइनस पीई थीटा। अगर एंगल छोटा है तो साइन थीटा थीटा के इक्वल होता है, इसीलिए माइनस पीई थीटा। क्या इस स्टेप तक कोई दिक्कत है किसी को? क्या इस स्टेप तक किसी को कोई दिक्कत है? अब पीई थीटा को लेफ्ट साइड पे लेकर आए तो प्लस बन गया। टॉर्क का फॉर्मूला कक्षा 11 में पढ़ा था आई अल्फा, तो टॉर्क को लिखा आई अल्फा। अल्फा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये एक्सप्रेशन यहां से बना। अभी स्टेप्स में कोई दिक्कत है किसी को? सर टाउ का हम फॉर्मूला पी साइन थीटा नहीं है? वही तो लिखा है बेटा। नहीं, आपने माइनस, मैं 3 बार बोल दिया रिस्टोरिंग है। रिस्टोरिंग है तो डिस्प्लेसमेंट से उल्टी डायरेक्शन में, इसीलिए माइनस साइन लगाया। ठीक है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है बेटा? अब आगे देखते हैं। क्लास 11th में, यहां पे 11th का थोड़ा लॉजिक लिख रहा हूं जो क्लास 11 में आपने पढ़ा था। एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स डिस्प्लेसमेंट होता है एसएचएम में, ध्यान है? एसएचएम में एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन को डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो। ओमेगा स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट को लेफ्ट साइड लेके जाओ, d2y बाई dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0। ध्यान है ये बात? यहां तक कोई दिक्कत? ये होता है लीनियर एसएचएम के लिए। फॉर रोटेशनल एसएचएम y की जगह आ जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये नहीं पढ़ा आपने। डिस्प्लेसमेंट की जगह आ जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दोनों में फर्क क्या होता है लीनियर एसएचएम और रोटेशनल एसएचएम में? ये बॉडी है, अगर ये ऐसे मूव कर रही है तो ये लीनियर एसएचएम है। आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे दाएं बाएं ऐसे या ऐसे, ये लीनियर एसएचएम है। अगर ये ऐसे मूव कर रही है तो ये रोटेशनल एसएचएम है। अब उसमें डिस्प्लेसमेंट लीनियर नहीं है, अब डिस्प्लेसमेंट कौन सी है? एंगुलर। क्या ये बात समझ में आ गई? लीनियर एसएचएम रोटेशनल एसएचएम में ये फर्क है। सो अब इस पर्टिकुलर में आप देखो, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है आप इसको ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हो। ये रही। सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स रोटेशनल एसएचएम विद ओमेगा स्क्वायर की जगह हो गया पीई बाय आई। सो ओमेगा की वैल्यू हो गई रूट पीई बाय आई। ओमेगा होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड, रूट पीई बाय आई। तो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आ गया 2 पाई रूट आई बाय पीई। तो ये टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम का फॉर्मूला आ गया इस सिचुएशन में। ठीक है जी। सो थोड़े जो 11th के फॉर्मूलाज यूज हुए वो मैंने साइड में लिख दिए। पेपर में आपको नहीं लिखने होते, बट ये आपको पता होने चाहिए, धीरे धीरे आगे भी काम आएंगे।
ये हमने सारी बात की स्टेबल इक्विलिब्रियम की। अभी आप कॉपी करोगे, फिर से नहीं समझ में आएगा दोबारा पूछ लेना। आ जाते हैं, अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो तो टॉर्क अभी भी 0 होगा, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी माइनस पीई कॉस 180। कॉस 180 होता है -1, तो ये बन गया प्लस पीई विच इज मैक्सिमम एनर्जी। मैक्सिमम एनर्जी तो ये कहलाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ने एक और तरीके से बताया था कि अगर बॉडी को आप डिस्प्लेस करते हो तो इट मूव्स फर्दर अवे। तो आप इधर देखो, पहले तो ये होता कैसा है, ये ऐसे होता है। ये आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डायपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट है तो डायपोल मोमेंट टुवर्ड्स लेफ्ट होगी। 180 डिग्री का यही मतलब हुआ, एक टुवर्ड्स राइट है तो दूसरी टुवर्ड्स लेफ्ट हो गई। दूसरा, अगर इसमें आप टॉर्क वगैरह कंसेप्ट देखो, सपोज इसको आप हल्का सा डिस्प्लेस करते हो, सो माइनस क्यू पे फोर्स कहां लगेगी, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। रेड में नहीं लिख रही। माइनस क्यू पे फोर्स लगेगी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और प्लस क्यू पे फोर्स लगेगी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो ये डायपोल को और ज्यादा टर्न करेगी कि नहीं करेगी? तो ये क्या हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसमें टाइम पीरियड कुछ नहीं होता, स्टेबल इक्विलिब्रियम में टाइम पीरियड होता है क्योंकि उसमें एसएचएम होता है, अनस्टेबल में कोई एसएचएम नहीं होगा। एक बार कॉन्सेप्ट दोबारा समझो, मैंने बोला किसी भी बॉडी, किसी भी उसके लिए, डायपोल के लिए इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम जनरली दो तरह का होता है, एक लीनियर और एक रोटेशनल। डायपोल लीनियर इक्विलिब्रियम में हमेशा होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि उस पर नेट फोर्स हमेशा क्या है, 0। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए दो सिचुएशंस हो सकती हैं, थीटा की वैल्यू 0 होगी या थीटा की वैल्यू 180 होगी, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, 0। तो डायपोल किस में आ जाएगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। थीटा 0 होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम, तो वो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। थीटा 180 होता है तो पोटेंशियल एनर्जी होती है मैक्सिमम, तो वो हो जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। थीटा 0 डिग्री है तो आप उससे स्लाइटली डिस्प्लेस करो तो इट विल बी पुश्ड बैक टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, उस पे रोटेशनल टॉर्क लगेगा, वो उसे वापस अपनी जगह पे धक्का देगा। सो दैट इज द कॉज ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, और वो डेरिवेशन मैंने की है, वो आप अभी लिख के देखिएगा, नहीं आएगा कोई स्टेप दोबारा पूछेगा। और अनस्टेबल में एनर्जी होती है मैक्सिमम, तो इसलिए वो अनस्टेबल है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, इफ इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, इट इज फर्दर पुल्ड अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम, तो वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया सबको? प्लीज इसको लिखिए, कोई स्टेप नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछिए, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता रहूंगा ऊपर। हाँ जी सर, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में डायपोल की डायरेक्शन क्यों चेंज किया है? बेटा, थीटा 180 का मतलब क्या हुआ, ऑपोजिट डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा? 0 डिग्री 180 डिग्री एक ही बात होगी? नो सर। फिर डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ना वो, ठीक है? सर आपने 0 डिग्री में मतलब उसमें हमने पैरेलल वेक्टर्स कहा था। हाँ, तो पैरेलल वेक्टर्स है ऐसे नहीं क्यों? बेटा। 0 डिग्री का मतलब क्या होता है, दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो एंगल 0 डिग्री नहीं होगा दोनों के बीच में। पी और ई दोनों वेक्टर्स हैं यार, ठीक है, ठीक है। ठीक है ना?
इससे पहले का सब लिख चुके हो ना बेटा? यस डाइपोल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाले? उसका मास थोड़ी ना होता है। क्यों नहीं होता? चार्ज है तो मास नहीं होगा? तो बहुत छोटा जितना भी है तो सही। फॉर्मूला वही रहेगा। फॉर्मूला सेम रहता है, समेशन एम आई आर ई स्क्वायर। सबका हो गया? यस सर। किसी का रह गया है तो बोलिए। समझ में आ गया? कोई स्टेप को दोबारा पूछना हो तो बताइए किसी भी बच्चे को। कोई स्टेप ना समझ में आया हो, रिपीट करना हो मैंने तो बोलिए, मैं कर देता हूं दोबारा। चलिए आगे शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, ये था डाइपोल। डाइपोल के बाद अब है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो कैसे करोगे? जैसे फोर्सेस वाले किए थे बिल्कुल सेम मेथड रहेगा। मैंने दिस इज प्रिसाइसली द रीजन कि मैंने आपको वो रिपीट करने के लिए आपको होमवर्क दिया था, ताकि आप वो सारे फॉर्मूला सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार रिवाइज कर लें। उन्हीं की ही वही टाइप की डेरिवेशंस अब मैं कुछ करके दिखाऊंगा यहां पे, जो आपके कोर्स में है। इसमें सीबीएसई कोर्स में वो सिर्फ एक है, मैं 4-5 करूंगा। आपके कोर्स में सिर्फ एक डेरिवेशन है, पहले वही डेरिवेशन करेंगे, फिर उसके बाद एडिशनल कुछ क्वेश्चंस की फॉर्म में मैं आपको कराऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले समझोगे ऑन द एक्सिस ऑफ
यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है, उसकी एक्सिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है। ये इसका सेंटर, सेंटर से x डिस्टेंस दूर P पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इसका रेडियस मैंने मान लिया स्मॉल a, या r ले लो, रेडियस है, r ले लेते हैं। ठीक है जी। ऐसा सेम डेरिवेशन की फॉर्म में हमने एक न्यूमेरिकल किया था फोर्स वाला, SHM वाला, ध्यान है। एक्सिस पे चार्ज रखा हुआ था, उस पे फोर्स निकाली थी, बोला था वो रिस्टोरिंग होगा। यहां पे भी यही काम करने वाले हैं। सबसे पहले हमने एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लिया AB ऑफ लेंथ DL, इस पे चार्ज मान लिया DQ। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P वो होगी रिपल्सिव। मानते हो बेटा? सब लोग मानते हो? रिपल्सिव क्यों होगी? पॉजिटिव चार्ज अगर कंसीडर करूंगा तो ये क्या करेगा, उसे रिपेल करेगा। इस पे छोटा चार्ज कितना होगा? चार्ज पर यूनिट लेंथ हो गया Q/2πr, इसको आप dQ/dl भी लिख सकते हो। तो स्मॉल चार्ज इस पे हुआ Q/2πr इंटू dl। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड at P due to charge on AB, उसको DE1 बोला था, और उसका मैग्नीट्यूड होगा K dQ बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस हो गया √x² प्लस r², उसका स्क्वायर करूंगा तो x² प्लस r²। इस स्टेप तक किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। हमेशा ऐसे ही करते हैं, चाहे वो फोर्स हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो। डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज पे कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, तो आप एक स्मॉल एलिमेंट लेते हो, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो। जब सिमेट्रिसिटी होती है तो पेयर में करते हो। डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पे एक और लेंथ एलिमेंट ले लिया CD, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? रिपल्सिव, DE2। इलेक्ट्रिक फील्ड at P due to charge on CD, उसको DE2 बोल देते हैं। ये भी K dQ बाई सेम डिस्टेंस वगैरह सब कुछ सेम है, ये हो गया x² प्लस r²। ये नंबर 2, ये नंबर 3। इन 3 स्टेप्स में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बोलिए। अब आ जाते हैं, इनका रिजल्टेंट निकाल के इंटीग्रेट करेंगे। कंपोनेंट्स बनाइए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। ये एंगल मान लिया फाइ, तो ये फाइ, ये भी फाइ, तो ये भी फाइ। DE1 के 2 कंपोनेंट्स, DE2 के 2 कंपोनेंट्स। DE1 cos फाइ, DE2 cos फाइ। ऊपर हुआ DE2 sin फाइ, DE1 sin phi। Resolving in components, vertical components cancel out, hence net electric field due to AB and CD is given by, इन 2 कंपोनेंट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी हो जाएगी? DE1 cos phi प्लस DE2 cos phi। हाँ कि ना? तो यही 2 ऐड होंगी, DE1 cos, DE2 cos।
सो DE1 प्लस DE2 cos phi, DE1 प्लस DE2 करूंगा तो ट्वाइस ऑफ k dq बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और cos phi की वैल्यू ट्राइंगल से हुई x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस स्टेप तक किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। यहां तक समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। अब इसे इंटीग्रेट करने से पहले dq की वैल्यू डाल देते हैं। ये आ गया 2kx बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, और dq की वैल्यू हो गई q/2πr इंटू dl। ये स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड आई। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 2kqx बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 1/2πr इंटीग्रेशन dl। लिमिट्स होंगी 0 से πr। 0 से 2πr क्यों नहीं? क्योंकि पेयर में ऐड कर रहे हैं। सिंगल एलिमेंट इंटीग्रेट करता तो 0 से 2πr, पेयर में ले रहा हूं तो 0 से πr। ये एलिमेंट लिया तो ये अपने आप कवर हुआ, क्योंकि दो दो करके जोड़ रहे हो। ये एलिमेंट लोगे तो ये ऑटोमेटिकली कवर होगा, तो आधा सर्कल कवर करोगे तो नेक्स्ट हाफ सर्कल ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें 0 से πr तक आपको इंटीग्रेट करनी होगी। सो 2 से 2 कैंसिल, kqx by x square plus r square to the power 3/2 into 1/πr, और इसका इंटीग्रेट करके लिमिट्स पुट करके भी πr कट के आंसर आया ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड का kqx by x square plus r square to the power 3/2। क्लियर? हाँ जी। वो अभी बाद में लिखेंगे, पहले इतनी बात समझ में है। ये तो ओवरऑल फील्ड का फॉर्मूला आया ना, वो तब लिखेंगे जब बहुत दूर लेंगे। और वो स्पेशल केस है। यहां तक समझ में आ गया? सबको क्लियर है? यहां तक कुछ डाउट है यहां तक किसी को? पहले यहां तक लिखिए, फिर प्रोसीड करेंगे आगे। अभी खत्म नहीं हुआ ये। सर ये पहला वाला समझ नहीं आया। कौन सा पहला वाला? सर ऊपर ऊपर। हाँ सर ये कैसे लिखा आपने? q/2πr इज इक्वल टू लीनियर। बेटा आप होमवर्क कर नहीं रहे हो लग रहा है आजकल, बिल्कुल भी ना रिवीजन वाला ना कुछ। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है ना। बच्चे इतना भूल जाएगा तो कैसे काम बनेगा? बड़ा हो गया बेटा। चीजें नहीं, सॉरी मेरे को नहीं, अपने आप को बोल कि क्यों नहीं याद है। ये चीजें ध्यान होनी चाहिए बच्चे। इसीलिए रिवीजन करने के लिए 2 दिन मैंने टाइम दिया था कि रिवाइज करो, सारा दोबारा करो। ये चीजें टिप्स पे होनी चाहिए बच्चे, इसमें नहीं वो मत करो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वीक रहना पाप है। क्लास 11 12 हो जाएगी पूरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कमजोर रह गया तो। करो करो, यहां तक करो अभी, और खत्म नहीं हुआ अभी, इसके केसेस हैं और।
ऊपर स्क्रॉल करना हो तो बता दीजिएगा। सर 1 मिनट और सुपर कर दो। करूँ स्क्रॉल? Yes, sir. यस Sir, थोड़ा सा please. सर नीचे कर दो। कंप्लीट? So, थम्स अप कर देना जैसे जैसे होता जाए। ठीक है, नीचे कर लो। आगे देखते हैं इसका स्पेशल केस, ध्यान दीजिए। स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या है? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, इफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, माने पी पॉइंट, इज एट मच लार्जर डिस्टेंस as compared to radius मतलब x जो है अगर वो बहुत बड़ा हो एज कंपेयर्ड टू r,
तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को आप अप्रोक्सीमेटली एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। जब ये काम करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा के क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये आ जाएगा के क्यू एक्स बाई एक्स क्यूब विच इज नथिंग बट के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। और ये के क्यू बाई एक्स स्क्वायर क्या है? पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। देयरफॉर चार्ज्ड रिंग behaves as point charge if x is much greater than r. Point of observation अगर बहुत दूर हो as compared to radius, so this charged ring behaves as a point charge. क्लियर है सबको? फॉर्मूला पॉइंट चार्ज वाला आया था, प्लीज लिख लीजिए इसको। एक और काम करना है इसके बाद। हाँ जी सर, तो जो हमने अभी ऊपर वाला केस लिया था उसमें एप्रिशिएबल डिस्टेंस है, बहुत छोटा नहीं था। हाँ, बहुत बड़ा नहीं था। ठीक है सर। उसमें x कुछ भी वैल्यू थी। ये तभी है स्पेसिफिक जब x बहुत बड़ा होगा एज कंपेयर टू रेडियस, तो ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। दूसरा पॉइंट, कितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी? अब ये एग्जाम में आज तक पूछा नहीं गया है। ये जो मैं ये स्टार लगा रहा हूं, ये वैसे सीबीएसई कोर्स में नहीं है। पूछ ले तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाइज तो है ये कोर्स में, क्योंकि फॉर्मूला अगर कोर्स में है तो मैक्सिमा मिनिमा तो है ही आपके कोर्स में, तो ये कर सकते हो। कॉन्सेप्चुअली पूछ सकता है, एंट्रेंसेस में आ सकता है। हाँ बोल बेटा, बोलो। ऐसा भी तो हो सकता है कि रेडियस जो है वो एक्स से ज्यादा बड़ा हो, बहुत बड़ा हो, बिल्कुल होगा, तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड रिंग इज मैक्सिमम एट विच पॉइंट, हमें वो निकालना है। कितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सबसे बड़ी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन था के क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन था के क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। मैक्सिमम मिनिमा का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, ध्यान है? कोई भी चीज मैक्सिमम या मिनिमम कब होती है? जब उसके डेरिवेटिव को आप क्या कर देते हो? 0 के इक्वल। याद है ये बात? मैक्सिमम और मिनिमा निकालना हो तो क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करते हैं। सो डीई बाई डी एक्स, इसको डिफरेंशिएट करो, के क्यू कॉन्स्टेंट, एक्स अपॉन उसमें लगेगा डिविडेंड रूल। डिविडेंड रूल क्या होता है? डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ जाता है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में क्या आता है? डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, पूरा लिख रहा हूं मैं, dx by dx माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। डिविडेंड रूल यही होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ गया डिनोमिनेटर में, तो पावर 3/2 थी, स्क्वायर करूंगा तो पावर 3 बच जाएगी। सो डिनोमिनेटर का स्क्वायर आया डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट कर रहे हैं, के क्यू कॉन्स्टेंट, ये अपनी जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू dx बाई dx हुआ 1 माइनस एक्स इंटू एक्स टू पावर 3 पावर n का फॉर्मूला n, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1 हो गया 1/2 इंटू चेन रूल लगेगा 2x।
2 से 2 कैंसिल हो गया। डिफरेंशिएशन तो आपने कक्षा 11 में की हुई है। ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 कॉमन निकाल लो, नीचे से कट जाएगा, ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 बाहर निकल के नीचे कट चुका है। नीचे क्या बचा? 3 माइनस हाफ। 3 माइनस हाफ कितना हो गया? 5/2। सॉल्व करके आया के क्यू आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 5/2। डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करते हैं तो आर स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो x आ गया प्लस माइनस r/√2। सो रेडियस अपॉन √2 वाला पॉइंट, राइट साइड पे भी लेफ्ट साइड पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड उन दो पॉइंट्स पे क्या होगी? मैक्सिमम। दोबारा देखो मैंने क्या किया, जो जिस चीज को मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना होता है उसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें चेक करनी है मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कहां होगी, तो मैंने उसको डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने के लिए डिविडेंड रूल लगाया, सिंप्लीफिकेशन की, मेरे पास इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस r/√2। अब ये डबल डेरिवेटिव करके चेक करना पड़ेगा कि ये मैक्सिमम के लिए या मिनिमम के लिए। उसके लिए हम निकालेंगे d2e/dx2, के क्यू कॉन्स्टेंट, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आया डिनोमिनेटर में, सो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 5 हो गया। न्यूमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 5/2 माइनस, थोड़ी जगह बना लेता हूं, रुको, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 5/2, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ गया डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में आया डिनोमिनेटर इनटू न्यूमिनेटर की डिफरेंशिएशन, मतलब इसकी डिफरेंशिएशन आर स्क्वायर की कांस्टेंट है -4x माइनस न्यूमिनेटर है आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इनटू डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन वो हुआ 5/2, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 5/2 माइनस 1 हुआ 3/2 इनटू चेन रूल लगा के 2x। ये वैल्यू पुट करो, d2e/dx2 when r is x is प्लस माइनस या x स्क्वायर is r स्क्वायर बाय 2। इस पॉइंट पे अगर मैं डालता हूं x स्क्वायर की ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूं, के क्यू कॉन्स्टेंट, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? r स्क्वायर बाय 2, तो r स्क्वायर बाय 2 प्लस r स्क्वायर 3r स्क्वायर बाय 2 की पावर 5/2 इंटू -4, इसको भी x रहने देते हैं, माइनस यहां पे डालूंगा 0 हो जाएगा, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 5। ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, माइनस साइन है यहां पे, सो नेगेटिव आने का मतलब मैक्सिमम। डबल डेरिवेटिव मैक्सिमम आता है तो इस नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब क्या होता है? मैक्सिमम। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू प्लस माइनस r/√2। लॉजिक समझो, ये रिंग है, रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 0। जैसे से आप दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, जब r/√2 होगा तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी मैक्सिमम, फिर जैसे से दूर जाओगे कम होती जाएगी। सेम काम इस तरफ, इधर मैक्सिमम और फिर बढ़ते बढ़ते 0। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का अगर मैं ग्राफ बना रहा हूं तो वो ऐसा बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0, सेंटर ऑफ द रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होके हो जाएगी r/√2 पे, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है, तो ये कम होके कम होती जाएगी। सेम काम दूसरी तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट साइड पे राइट तरफ है तो लेफ्ट साइड पे लेफ्ट तरफ होगी, तो उल्टी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मैक्सिमम हो जाएगी x इक्वल टू -r/√2 पे, और फिर कम होते 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 धीरे धीरे बहुत मिनिमम हो जाएगी। तो ये पैटर्न बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस का इस सिचुएशन में। लॉजिक समझ में आया? एक बार डिफरेंशिएशन दोबारा देख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चेक करनी है किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी। मैं क्या करूंगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएशन में दो चीजें डिवाइड हो रही हैं, उसमें लगाऊंगा डिविडेंड रूल, उसको इक्वल टू 0 कर देंगे, x की वैल्यू आएगी, फिर डबल डिफरेंशिएट करके चेक करेंगे वो मैक्सिमम या मिनिमम को कोरस्पॉन्ड कर रही है। इस केस में अगर डबल डेरिवेटिव किसी भी केस में नेगेटिव आता है तो क्या हो जाता है, मैक्सिमम का कोरस्पॉन्ड, अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मिनिमम। सो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आ गई x इक्वल टू r/√2 पे। सो सेंटर पे, रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, r/√2 पे आपने प्रूव कर दी कि मैक्सिमम है, तो 0 से बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम तक पहुंची। फिर उसके बाद आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड जब x बढ़ना शुरू हो जाता है तो वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करती है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², तो धीरे 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 कम होती जाएगी। सेम काम दूसरी तरफ। समझ में आई सबको बात? प्लीज इसको लिखिए, कोई स्टेप नहीं समझ में आता तो पूछ लीजिएगा साथ में। पिछला तो पूरा लिख चुके हैं ना सारा, स्पेशल केस जो व्हाइट से लिखा है वो पूरा लिख चुके हो ना सारे? ओके, ये लिखना शुरू करो इसमें। और मैं फिर बोल रहा हूं, ये आज तक सीबीएसई में पूछा नहीं गया, बट सीबीएसई में ऑब्वियसली देखो कभी भी आपको क्वेश्चन में सीबीएसई में ये थोड़ा लिखा होगा कि ये न्यूमेरिकल कोर्स में नहीं है, तो अगर ये एज अ क्वेश्चन पूछा गया, न्यूमेरिकल पूछा गया कि फाइंड अ पॉइंट वेयर ड्यू टू रिंग वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, तब क्या करोगे? तब तो लॉजिक लगाना पड़ेगा ना, तब आप ये तो नहीं कहोगे ये हमारे कोर्स में नहीं था, उसने बोला ये डेरिवेशन दी नहीं मैंने, ये कॉन्सेप्चुअल की फॉर्म में दे दिया, न्यूमेरिकल दे दिया, नंबर्स दे दिए, नंबर्स की फॉर्म में दे दिया, तो क्या करोगे? तो इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आने चाहिए कि सिचुएशन कुछ भी हो, लॉजिक वही लगना है जो फिजिक्स का है। ठीक है, प्लीज लिखिए, कोई नहीं समझ में आता तो मुझसे पूछेगा स्टेप। करने दे बेटा भाई, बच्चे स्लो करते हैं। आप में से कोई ऐसा है जिसके पास मैथ्स ही नहीं है एज अ सब्जेक्ट? यस सर। कौन है, नाम बोलो। यश। मैथ्स नहीं है तेरे पास? हाँ सर। और कोई? 11th Yes, sir. 11th में आपने यानी डिफरेंशिएशन नहीं किया? यश? डिफरेंशिएशन तो फिजिक्स में थोड़ा बहुत था। थोड़ा बहुत था, चेन रूल वगैरह किया था? हाँ सर। सर ये x² प्लस r² टू द पावर 5/2 कैसा है, ये समझ नहीं आ रहा। नीचे पावर 3 है, ऊपर पावर 1/2 कट गई नीचे से, तो 3 में से पावर हाफ कम कर दो, 3 माइनस हाफ कितना होता है? ठीक है, 5/2। हाँ जी। यश के अलावा और कोई तो नहीं है जिसके पास मैथ्स नहीं है 11th में? मैथ्स नहीं है मतलब एज अ सब्जेक्ट? सर स्क्रॉल अप कर दो।
सर थोड़ा सा नीचे। गुड। दिशा समझ में आ गया बेटे? यस सर। हरगुन, हिमनेश, मौली, सिराज, Yes, sir. नमन, Yes, sir. ऋत्विक, सना, ऋत्विक, Yes. सना, यस सर। ये एज अ डेरिवेशन जो है आपको बुक में भी नहीं है, बट एज अ क्वेश्चन आपको ये पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल्स में काम आएगी ये काफी। मतलब ये डेरिवेशन पेपर में कभी नहीं आई हुई सीधी, बट ये जितने मैंने इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे कि वो कब आपका पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, किस पॉइंट पे मैक्सिमम है, किस पॉइंट पे ये है, ये सब आपको चीजें पता होनी चाहिए ये कॉन्सेप्चुअल्स में, एंड मोर ओवर वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में और एंट्रेंसेस में बहुत काम आएंगे पॉइंट्स। आगे चलें, यहां तक हो गया? सर 2 मिनट। ओके, ऊपर कर दूं? ये लिख लिया सबने पहले का तो इससे? यस सर। ओके, सर हो गया। सब बच्चों का हो गया बेटे? यस सर। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगर आपके पास एक डिस्क हो, ये तो रिंग थी, रिंग सिर्फ हॉलो होती है, डिस्क भरी हुई होती है, ये बिल्कुल कोर्स में नहीं है। इसको करने का एक तरीका बता रहा हूं, सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं, पूरा डिराइव करूंगा मैथमेटिकल। ये कोर्स में नहीं है, ये आपका शॉर्टकट से है कोर्स में। शॉर्टकट इसका गॉस थ्योरम से होता है, वो आगे हम करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे तक पहुंच जाएंगे वहां तक। सो अब जो हम कर रहे हैं, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कोर्स में नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, ये डेरिवेशन, तो डरना नहीं, आपको मेथड अच्छे से समझना है कि कर क्या रहा हूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। अभी हमने रिंग किया था, अब हम डिस्क की बात करेंगे। तो सपोज मेरे पास ये डिस्क है, डिस्क है, बीच में भरी हुई है, पूरे में चार्ज है। इसकी एक्सिस पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए एट अ डिस्टेंस वही सेम एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक रिंग कंसिडर कर लेंगे। इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने निकाली थी टुवर्ड्स राइट होती है, और इस रिंग का रेडियस ले लिया स्मॉल आर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग of radius r at point P is given by dE is equal to K, इस पे चार्ज मान लिया dQ, x by x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। यही फॉर्मूला था। चार्ज अब पूरा नहीं है, उसमें छोटा सा चार्ज है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा मान ली, वो हो गया चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज इस पे कितना हुआ, सिग्मा ds। इसका एरिया कितना होगा, 2 पाई r, और इसकी विड्थ है dr।
लेंथ ऑफ दिस रिंग 2 पाई आर, विड्थ ऑफ दिस रिंग डी आर। तो इसका एरिया कितना हुआ, जो छोटा सा आपने रिंग कंसिडर किया उसका एरिया हो गया 2 पाई आर इंटू विड्थ, दैट इज डी आर। इतनी बात समझ में आती है? यहां तक कोई डाउट है किसी का तो बोलो। सब्स्टिट्यूट करो डी क्यू की वैल्यू के इंटू 2 पाई आर डी आर इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इंटीग्रेट कर देते हैं इसको। के कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, एक्स कांस्टेंट, इंटीग्रेशन आर डी आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। लिमिट आर की वैल्यू 0 से लेकर आर की वैल्यू कैपिटल आर तक। सबसे छोटी रिंग जो कंसिडर करोगे वो 0 रेडियस की, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, सबसे बड़ी पूरे रेडियस की। सारी रिंग्स को जोड़ दोगे तो डिस्क बन जाएगी। तो आर की वैल्यू 0 से लेकर आर की वैल्यू कैपिटल आर तक। इस स्टेप तक किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। यहां तक लिखिए, पहले इस स्टेप तक लिखिए, फिर आगे चलेंगे, साथ साथ सॉल्व करते हैं। जब लिख लो तो प्लीज थम्स अप कर देना, और कोई स्टेप पूछना हो तो पूछ लो साथ साथ। सो एक बार सिग्मा, जहाँ पे भी हमने सिग्मा क्या होता है? अगर एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो चार्ज पर यूनिट एरिया होता है ना सिग्मा। यस सर, ये तो पता है, लेकिन वो वही जो बता फॉर्मूला आपने वही बता रहा हूं। सिग्मा हो गया dq बाई ds, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो dq हो गया सिग्मा ds। ये समझ में आ गया? यस सर। रिंग अगर आप कंसिडर कर रहे हो, रिंग की लेंथ कितनी है? 2 पाई आर, अगर आर रेडियस है तो, और उसकी Yes, विड्थ sir. आपने डी आर मान ली, तो उसका एरिया क्या हो गया? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ओके, ठीक है, ओके सर। तो ds को 2 पाई आर डी आर लिखा है। सर हाँ जी, सर वैसे हमारे वो सेंटर में वो रिंग लेने का पर्पस क्या था? कौन सी सेंटर पे रिंग लेने का? जो रिंग लेनी है आपने इसमें बेटे अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज पे की वजह से कभी भी निकालना हो, एक एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करते हो ना। आपको रिंग दिया हुआ है, आपको डिस्क दिया हुआ है, रिंग का सबसे छोटा, डिस्क का सबसे छोटा एलिमेंट रिंग बनेगा ना, जिसको छोटी से बड़ी रिंग्स जोड़ के टोटल डिस्क बन जाएगी। इसीलिए मैंने Yes, रिंग sir. कंसिडर किया। उसका फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, वो यूज कर लेंगे। हाँ जी, ठीक है। ठीक है, यहां तक ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको? सारे स्टेप्स कॉपी हो गया सबका? थम्स अप कर दीजिए जिस जिसका हो गया। ठीक है, आगे देखिए। अब 10 सेकंड सर, 10 हाँ जी, 10 सेकंड। ओके, इसको इंटीग्रेट करने के लिए अब हमें एक टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। वो अभी आपको थोड़ी डिफिकल्ट लगेगी क्योंकि अभी मैथ्स में आपने इंटीग्रेशन नहीं किया है। जब मैथ्स में इंटीग्रेशन कर लोगे तो बिल्कुल फुद्दू लगेगी आपको। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को एक सिंगल टर्म बना दो। वेरिएबल चेंज करना है बेसिकली हमने। अभी आर वेरिएबल है, उसको मैंने वाई वेरिएबल कर दिया ताकि वो सिंगल टर्म हो जाए। डिफरेंशिएट करोगे, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0, आर स्क्वायर का हो गया 2r इंटू डी आर, ये आ गया dy। सो न्यूमरेटर में जो r dr है या 2r dr है, इसको मैं dy लिख सकता हूं। लिमिट्स भी चेंज होंगी,
अगर r की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू हो गई x स्क्वायर, अगर r की वैल्यू कैपिटल R थी तो y की वैल्यू हो गई x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। सब्सटीट्यूट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया k पाई x इंटीग्रेशन x स्क्वायर से x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर तक, 2r dr की जगह लिखा dy और डिनोमिनेटर में y की पावर 3/2। ऊपर जाके हो गया k पाई x इंटीग्रेशन x स्क्वायर से लेकर x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर तक y टू पावर -3/2 dy। इंटीग्रेट कीजिए, k पाई x कांस्टेंट, y टू पावर -3/2 का इंटीग्रेशन हुआ y टू पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1, y टू पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1, तो -2 अपॉन रूट y, -2 अपॉन रूट y, लिमिट x स्क्वायर से x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर तक। लिमिट्स पुट कीजिए, -2k पाई x 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट -1 बाय रूट एक्स स्क्वायर, माइनस अंदर ले जाइए, 2k पाई 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। x को अंदर ले जाइए तो आपके पास आया 2 पाई, k की वैल्यू डाल दीजिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैंने कहीं सिग्मा मिस कर दिया ना, 2 पाई आर डी आर लिखा है या सिग्मा मैंने मिस कर दिया, सॉरी, ये सिग्मा मिस हो गया मुझसे, सॉरी। वन माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। इसमें 2 पाई कट गया, सो ओवरऑल एक्सप्रेशन आ गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। ये इसका एक्सप्रेशन हो गया। क्लियर है सबको? ये मैथमेटिकली समझ में आ गया क्या हुआ? एक बार कॉपी कीजिए, कोई स्टेप नहीं समझ में आता तो अभी के अभी पूछिए। मैंने यहां सिग्मा मिस जो कर दिया था उसको भी करेक्शन कर लो बेटा, मैंने सिग्मा ऊपर से नीचे कॉपी करने में मिस कर दिया था डीक्यू की वैल्यू में, उसको करेक्ट कर लीजिए। जीरो प्लस 2r dr इक्वल टू dy डिफरेंशिएट करते हैं बेटे डिफरेंशिएट किया ना, देखो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ dr और y का डिफरेंशिएशन हुआ dy बाई dr, क्रॉस मल्टीप्लाई कर dy कितना हुआ 2r dr। ठीक है, ये अभी आपको डिफिकल्ट लगेगा मानता हूं, क्योंकि अभी आपने इंटीग्रेशन नहीं किया। जब आप इंटीग्रेशन कर लोगे डिटेल में तो ये आप ओरली कर लोगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ऐसे इंटीग्रेशन में, तो आपको ये देखते ही स्ट्राइक कर जाएगा इंटीग्रेशन जब आपको आती होगी। तो अभी आती नहीं है तो इसीलिए अभी आपको स्टेप्स याद करने पड़ेंगे एक आधे, बट आप इंटीग्रेशन कर लोगे तो ये आपको ईजी लगेगा। ये वाली डेरिवेशन भी आपके कोर्स, ये सीबीएसई कोर्स में बिल्कुल भी नहीं है ये वाली डेरिवेशन। हाँ ये फॉर्मूला आएगा, ये फॉर्मूला बिना इस डेरिवेशन के हम लोग करेंगे, बट आगे, मतलब ये वाला नहीं, इसका स्पेशल केस का फॉर्मूला वो हम आगे करेंगे बिना इस डेरिवेशन के। वो होता है आपका गॉस थ्योरम से, वो भी बताऊंगा, आगे आएगा वो, नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा। हाँ जी,
नीचे स्मॉल कर दो। करो, यहां तक कॉपी हो गया, सबका हो गया यहां तक कॉपी? नो सर। ओके, कर लो फटाफट, कंप्लीट कर लो, कंप्लीट करते ही थम्स अप कर देना, फिर आगे चलेंगे। स्पेशल केस देखिए इसका, ई की वैल्यू को सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं। ऊपर नीचे अगर x से डिवाइड कर दूं तो रूट के अंदर चला जाएगा एक्स स्क्वायर। केस ले रहा हूं, इफ x इज मच मच ग्रेटर देन r, सॉरी x नहीं, इफ r इज मच मच ग्रेटर देन x, रेडियस बहुत बड़ा है, x बहुत छोटा है, r इज मच मच ग्रेटर देन x, मतलब क्या हुआ जरा इधर देखो, ये डिस्क है, जो पॉइंट है वो बहुत पास है, आपको देखने में ऐसा लगेगा, मतलब अगर इसको मैं साइड व्यू देखता हूं तो ये डिस्क का सामने से देखने पे मेरे को ऐसे दिखेगी एक, और पॉइंट ये रहा इतना पास, इस पॉइंट के लिए तो ये डिस्क क्या हो जाएगी, इंफिनिटी तक जाएगी, इतनी बड़ी, ठीक है कि नहीं? मतलब जैसे सपोज ये सामने दीवार है, दीवार के आगे ये एक पॉइंट है, अगर ये पॉइंट इधर है तो ये आप इजीली देख सकते हो टॉप और बॉटम। अगर इस पॉइंट को पास ले आता हूं तो इसके रिस्पेक्ट में ये इसकी हाइट बढ़ गई, और आगे आ जाता हूं तो इसके लिए इसकी हाइट और ज्यादा लगेगी, इसको इतना पास आ गया कि इसको ये लगेगा कि भाई ये तो बहुत ही बड़ा है, इनफाइनाइट लेंथ है। सो अगर r बहुत बड़ा होगा x से तो r बाय एक्स बहुत बड़ा हो जाएगा 1 से। सो अगर डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो गया, ये वाला टर्म अगर बहुत बड़ा हो गया, सो 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर आपका अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, 0। डिनोमिनेटर बहुत बड़ा होने का मतलब डिनोमिनेटर इंफिनिटी, डिनोमिनेटर इंफिनिटी का मतलब क्या हुआ कि 1 अपॉन डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वाला फॉर्मूला है आपके कोर्स में, पर ये प्रूफ आगे आएगा गॉस थ्योरम से, उससे 2-3 लाइन में हो जाता है, ये पूरा इंटीग्रेट करके नहीं करना पड़ता। तो ये फॉर्मूला कब है, दिस इज फॉर इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज होगी तब आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अदरवाइज अगर इनफाइनाइट शीट नहीं है तो जनरल एक्सप्रेशन ये है, अगर इनफाइनाइट कंसिडर करते हो तो एक्सप्रेशन होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लीज लिख लीजिए यहां तक, ये वाला फॉर्मूला कोर्स में है, कोर्स में है, कोर्स में है, बट प्रूफ उसका ये वाला कोर्स में नहीं है, प्रूफ उसका कोर्स में है गॉस थ्योरम वाला। ये मैं आपको जानबूझ के इंटीग्रेशन से भी समझा रहा हूं। रिंग वाली डेरिवेशन सबको समझ में आ गई थी? हरजस, कशिश, एकस, हिमनेश, डिस्क वाली डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट sir. समझ में आ गया कि प्रूव कैसे किया? डेरिवेशन मत लर्न करना, प्रूफ डेरिवेशन मत लर्न करना, सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज के लिए बताया मैंने कि आप कैसे अप्रोच करते हो, दिमाग कैसे लगाते हो। ये कोर्स में नहीं है? नहीं है, मैंने इतनी देर से बोल रहा हूं यार, ये वाली डेरिवेशन कोर्स में नहीं है, ये वाली डेरिवेशन डिस्क वाली, डिस्क वाली, रिंग वाली है, डिस्क वाली डेरिवेशन कोर्स में नहीं है। सर जेई में भी नहीं। जेई में तो डेरिवेशन थोड़ी ना होती है, फॉर्मूला कोर्स में होगा जेई के लिए, जेई में फॉर्मूला कोर्स में है ये वाला, ये यूज होगा जेई में। सर अभी और करा रहे हो? बिल्कुल करा रहा हूं सर, क्लास लेट शुरू हुई थी, मैंने बीच में अपना लंच टाइम रखा हुआ था, कोई नहीं बाद में कर लूंगा मैं, सब क्लासेस होने के बाद। यहां तक हो गया? यस सर।
अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे और देखते हैं। अब जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं वो जनरल क्वेश्चंस है, मतलब आप उसको डेरिवेशन नहीं कह सकते। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, एज अ क्वेश्चन आ सकता है। क्या क्वेश्चन आ सकता है? आपको बोला फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट on the axis of charged rod of length L। मतलब ये एक चार्ज रॉड है कैपिटल L लेंथ की, इस पे चार्ज कैपिटल Q चार्ज है पूरे पे, इसकी एक्सिस पे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम दिस। क्या करोगे? एट अ डिस्टेंस लेट्स से r फ्रॉम दिस, x नहीं लेता, x जनरली हम वेरिएबल्स के लिए यूज करते हैं ना, तो इजी रहेगा। ऐसा फोर्स की फॉर्म में भी किया था ऐसा क्वेश्चन। एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लिया dx लेंथ का एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम दिस पॉइंट, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई टूवर्ड्स राइट। उसमें हमने फोर्स लिया था, यहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी हो जाएगी? k dq बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? इस स्टेप तक कोई डाउट? अब इसमें dq की वैल्यू क्या होगी? dq बाई dx, ये हो जाएगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ विच इज लैम्डा। सो dq कितना हो गया? q बाय, ओ 2 पाई क्यों लिखा? q बाय l है, रिंग थोड़ी ना। q बाय l इंटू dx, सब्सटीट्यूट करो, k q बाय l इंटू dx बाय एक्स स्क्वायर। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इंटीग्रेट कर दोगे, के क्यू बाई एल इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स की लिमिट क्या होगी? स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ एक्स कितनी है? आर प्लस एल, या आर स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ एक्स हो गई आर और एंडिंग वैल्यू हो गई आर प्लस एल। हाँ की ना? सबसे पहले यहां कंसिडर की, धीरे 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 बढ़ते बढ़ते आखिरी तक पहुंच गए। यही सेम कॉन्सेप्ट से हमने फोर्स वाला भी किया था ना एक क्वेश्चन। यहां पे बस फोर्स की जगह क्या है? फील्ड। तो के क्यू बाई एल, 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हुआ -1 बाई एक्स, लिमिट आर से लेकर आर प्लस एल तक, माइनस बाहर ले जाइए, माइनस के क्यू बाई एल, लिमिट पुट कीजिए 1 बाई आर प्लस एल माइनस 1 बाई आर, एलसीएम लीजिए, माइनस के क्यू बाई एल, आर माइनस एल अपॉन आर इंटू आर प्लस एल, आर से आर कट गया, माइनस से माइनस कट गया, एल से एल कट गया, के क्यू बाय आर इंटू आर प्लस एल। आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। समझ में आ गई बात? किया था ऐसा न्यूमेरिकल हमने क्लास में। यस सर। प्लीज इसको कॉपी कीजिए, एक और करेंगे या देखते हैं अभी, पहले ये तो कॉपी करो। इससे ज्यादा हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि सीबीएसई में इससे ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आए। एंट्रेंसेस में बिल्कुल आ सकते हैं, पर सीबीएसई में बिल्कुल नहीं। ये लीजिए बेटा।
हो गया बेटा? होमवर्क सुन लीजिए, यस सर। आज का होमवर्क सुन लीजिए। आज का होमवर्क है आपका पेज 35 कॉन्सेप्चुअल्स प्लस पेज 40 न्यूमेरिकल्स। प्लस 1 मिनट बेटा, ये जितनी डेरिवेशंस आज हमने की हैं जो सीबीएसई कोर्स वाली हैं उनको रिपीट कीजिएगा। स्पेसिफिकली सबसे इंपॉर्टेंट वो वाली थी इनमें जो डाइपोल वाली हमने की, एक्सेस ऑफ मतलब वो टॉर्क और एनर्जी वाली। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। न्यूमेरिकल्स